100% चुनाव से पहले एक संख्या डिक्लेयर करती है कि हम इतने सीटों पर चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएं, और जब रिजल्ट निकलता है वो निश्चित रूप से उसी आंकड़े को छूते। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इतनी ही मशीनों को और इतनी ही विधानसभाओं को, इतनी ही लोकसभाओं के चुनाव को प्रभावित करने वाला जो उनका नेटवर्क है वो बिल्कुल फिक्स है। पहले जब सही समय होता है अपनी बात को कहने का, आंदोलन को करने का, चुनाव आयोग को घेरने का, हर बार यही हुआ। और इस बार जो झटका लगा है कांग्रेस को, जो दिग्विजय सिंह अब कह रहे हैं हारने के बाद, जब हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य उनके हाथ से निकल गए, अब उनको ईवीएम में कमियां नजर आ रही। सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनाव की चाशनी और मलाई चाटी है, वो अब दुविधा में पड़े हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल केंद्र में राज किया, तब भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुए। अलग अलग प्रदेशों में जिन राजनीतिक दलों ने बहुमत की सरकार बनाई, वहां पर भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुए। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा, आज जो 2 उदाहरण इस चुनाव के अंदर आए हैं, 2 प्रत्याशी ऐसे, एक मध्य प्रदेश से है, एक छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने जहां से चुनाव लड़ा और जिस बूथ पर उनके परिवार का वोट है, परिवार को भी छोड़ दो, जहां पर उनका स्वयं का वोट है, भाई स्वयं तो आदमी झूठ नहीं बोलेगा अपने आप चुनाव लड़ते हुए, उस प्रत्याशी ने अपने बूथ पर खुद जाकर के स्वयं को वोट दिया। और जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में इस पर्टिकुलर बूथ पे इस प्रत्याशी को 0, और ये चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने भी चलेगा। और पैदल मार्च करना पड़े, हमें पैदल यात्रा करनी पड़े, ईवीएम के खिलाफ हम हर हद तक जाकर के जो है इसको रुकवाने के लिए। आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईवीएम के बारे में जानकारी दी और आंदोलन को शुरू करने की घोषणा आज विधिवत रूप से की। देखिए, इनके माध्यम से ये आंदोलन 2019 से लगातार चला और जगह जगह जाकर के सभी समाज सेवी संस्थाओं से, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से समय समय पर यह कहा जाता रहा कि आप ईवीएम के मुद्दे को उठाएं, और अगर उठा नहीं सकते तो हमारे उठाए गए मुद्दे का आप सहयोग करें, समर्थन करें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि जब चुनाव होता है, जब राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं, तो वो ईवीएम के बारे में तमाम कमियां गिनाना शुरू करते हैं। और चुनाव से पहले जब सही समय होता है अपनी बात को कहने का, आंदोलन को करने का, चुनाव आयोग को घेरने का, उस समय पे वो सब मौन रहते हैं। यही हुआ, हर बार यही हुआ। और इस बार जो झटका लगा है कांग्रेस को, जो दिग्विजय सिंह अब कह रहे हैं हारने के बाद, जब हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य उनके हाथ से निकल गए, अब उनको ईवीएम में कमियां नजर आ रही है। सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनाव की चाशनी और मलाई चाटी है, वो अब दुविधा में पड़े हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल केंद्र में राज किया, तब भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुए। अलग अलग प्रदेशों में जिन राजनीतिक दलों ने बहुमत की सरकार बनाई, वहां पर भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुए। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा, आज जो 2 उदाहरण इस चुनाव के अंदर आए हैं, 2 प्रत्याशी ऐसे, एक मध्य प्रदेश से है, एक छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने जहां से चुनाव लड़ा और जिस बूथ पर उनके परिवार का वोट है, परिवार को भी छोड़ दो, जहां पर उनका स्वयं का वोट है, भाई स्वयं तो आदमी झूठ नहीं बोलेगा अपने आप चुनाव लड़ते हुए, उस प्रत्याशी ने अपने बूथ पर खुद जाकर के स्वयं को वोट दिया। और जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में इस पर्टिकुलर बूथ पे उस प्रत्याशी को 0 वोट मिला। अब सवाल यह है कि चलो मान लिया घरवाली ने वोट नहीं दिया, मां ने वोट नहीं दिया, भाई ने वोट नहीं दिया, परिवार ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन जो प्रत्याशी पैसा लगा करके चुनाव लड़ता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो खुद भी अपने आप को वोट ना दे। ये 2 केस आए हैं, मीडिया में छपे हैं, प्रिंट मीडिया में बहुत बड़ा उनका डिटेल भी दी गई है। आज सवाल यह है कि खुद के प्रत्याशी का वोट भी अगर गायब हो रहा है तो ये कितना बड़ा धांधली है और कितना बड़ा मजाक है ये।
और सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि जिन देशों ने ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग की, जिनकी खोज से ईवीएम आई और चुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया, जब वो सारे देश जो ईवीएम के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जब वही लोग ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आखिर इस देश के अंदर ईवीएम के इस्तेमाल पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ये एक सोचने का विषय है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार 100% चुनाव से पहले एक संख्या डिक्लेयर करती है कि हम इतने सीटों पर चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, और जब रिजल्ट निकलता है वो निश्चित रूप से उसी आंकड़े को छूते हैं। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कि इतने ही मशीनों को और इतने ही विधानसभाओं को या इतने ही लोकसभाओं के चुनाव को प्रभावित करने वाला जो उनका नेटवर्क है वो बिल्कुल फिक्स है। अब कई लोग ये कहते हैं कि हिमाचल में ऐसे क्यों नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं कर्नाटका में ऐसे क्यों नहीं हुआ, तेलंगाना में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो सम्मानित साथियों, ये बहुत ही सातिर सरकार है। ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय एक तरफा ना बने, वहां पर बीच बीच में छोटे राज्यों में इस काम को नहीं करती है, और जहां इनको पता है कि मैक्सिमम सीटें जिन प्रदेशों के माध्यम से लोकसभा में आनी है उनको ये अपने काबू में रखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये बड़े राज्य हैं, राजस्थान हो गया, ये बड़े राज्य हैं। तो ये जो चल रहा है सिस्टम, इसका जो है हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, और ये जो धरना है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चलेगा और ये चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने भी चलेगा। और चाहे पैदल मार्च करना पड़े, हमें पैदल यात्रा करनी पड़े, ईवीएम के खिलाफ हम हर हद तक जाकर के जो है इसको रुकवाने के लिए भानु प्रताप जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को धार देंगे। और हम एक नहीं सैकड़ों अब हमारे साथी हैं, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर में जुड़े हुए तमाम जितने भी संगठन हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें। और जहां तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज जा रही है, जो राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, उनको भी हमारा निवेदन है, उनको भी हमारी सलाह है कि वो वास्तव में अगर पारदर्शी चुनाव चाहते हैं और अगर वो चाहते हैं कि उनके चाहने वाले समर्थक जो उनको वोट देते हैं वो उनकी झोली में आए, तो इस ईवीएम का विरोध उनको भी करना पड़ेगा। अदरवाइज 2024 में अगर पुनः इस केंद्र की सरकार की इसी शेप में वापसी हुई तो आने वाले समय में हो सकता है चुनाव कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, अभी समय है 5-6 महीने का, पूरी मुस्तैदी के साथ हम इस आंदोलन को चलाएंगे और निवेदन करेंगे सभी राजनीतिक दलों से कि वो भी उस जंग में, उस लड़ाई में, उस आंदोलन में जो ईवीएम के खिलाफ होने जा रही है, जिसका बिगुल आज बजा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है विदित पत्रकारों को जानकारी नहीं है, डॉक्टर रितु और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ये भी अनुबंध पर ही काम कर रहे थे, यानी कि ठेका प्रथा पर काम कर रहे थे, क्योंकि वहां पर यूनिवर्सिटी में एडोक बेसिस पे ही कार्य शुरू होता है, उसके बाद में परमानेंट करते हैं काफी लंबे समय के बाद। तो ठेकेदारी प्रथा पे काम करने वाले लोग, उनको बिना कारण बताओ नोटिस दिए हुए तुरंत निकाल दिया जा रहा है। यही देश का दुर्भाग्य है, जिसके लिए हम ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ये डिमांड कर रहे हैं समय समय पे कि इसका कोई हल निकाला जाए। सवाल ये है कि आवश्यक सेवा के डिपार्टमेंट है, एजुकेशन भी आवश्यक सेवा का डिपार्टमेंट है, बिजली है, पानी है, हेल्थ है, शिक्षा है, ट्रांसपोर्ट है, सफाई का कार्य है, ये सारे काम वो हैं जो रुक नहीं सकते। जब तक दुनिया रहेगी जब तक ये काम चलेंगे। तो जब ये पता है कि ये लगातार काम है और इस काम की लगातार जरूरत है, तो फिर वहां पर परमानेंट भर्ती क्यों नहीं? परमानेंट भर्ती वहां पर इसीलिए नहीं की जाती कि अगर डॉक्टर रितु और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी पक्की नौकरी का पार्ट होते तो उनको चुटकी बजा करके नौकरी से नहीं निकाला जाता। क्या यादव होने की वजह से निकाला गया इनको? देखिए, यादव होने से भी बात यादव की और दलित की नहीं है, बात है बहुजन होने की। जितने भी बहुजन नेता हैं उन नेताओं का अपने आप में क्रांतिकारी होना ही एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया। जो बोलेगा, जो सच के लिए लड़ेगा, वही अंदर जेल जाएगा।
ये एक ऐसा माहौल बना दिया गया है। और ये माहौल इसलिए बनाया गया है कि ऐसे लोगों को जब नौकरी से बाहर किया जाता है ताकि दूसरे लोग आगे फिर बोलने की हिम्मत ना जुटा पाए। तो ये पार्ट है इसका, आरएसएस का ये पार्ट है, केंद्र की सरकार का, मोदी जी का पार्ट है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाओ, 2 4 10 चिन्हित कर लो। उसके बाद में जो ये यूट्यूबर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये समाज जो अपनी आवाज को पहुंचाने का काम कर रहा है, तो आवाज पहुंचाने वाले लोग खुद चुपचाप दुबक जाएंगे और चुप बैठ जाएंगे। ये उस रणनीति का पार्ट है। और इस मुद्दे को लेकर हम एक दिन का धरना देंगे। लक्ष्मण यादव जी के मुद्दे को लेकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जल्दी ही एक आंदोलन की तैयारी करेगा। क्योंकि अगर आंदोलन ना हुआ, आपको यह भी नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुप डी की नौकरी सारी की सारी प्राइवेट कर दी गई है, वहां पर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की सरकार ने अध्यादेश ला करके इस देश में ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी काम करते थे उनको सबको प्रतिबंधित कर दिया है। और एक रूल बना दिया है कि ग्रुप डी के अंदर पूरे देश के अंदर जहां भी भर्ती होगी वो सिर्फ आउटसोर्स पे होगी। तो आउटसोर्स का इसका मतलब यह है कि गरीब आदमी ग्रुप डी में जो काम करते थे, और विशेष रूप से जो आरक्षण है वो ग्रुप डी में ही पूरा हुआ, बाकी किसी में हुआ भी नहीं है। तो ये आरक्षण को खत्म करने का, जड़ से खत्म करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। एक ऐसा कानून बना देना कि ग्रुप डी के अंदर काम करने वाले लोग कभी पक्के नहीं होंगे और वो सिर्फ आउटसोर्सिंग पर रहेंगे जीवन भर। इससे बड़ा आरक्षण को खत्म करने का और कोई माध्यम इस देश के अंदर है नहीं जो सरकारों ने किया है। और जो प्रोफेसर है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर हैं, जो सब जगह पक्की भर्ती होने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की व्यवस्था का पार्ट बना करके उनको लगाया जा रहा है, ये भी आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, एक अभिशाप है। तो क्या शिक्षण संस्थानों में संघी घुस गए हैं? कुछ कहते हैं कि विचारधारा आ गई है। निश्चित रूप से संघी घुस गए हैं। सारे जगह जितने भी वाइस चांसलर हैं, चुन चुन करके उनको आरएसएस के लोगों को लगाया गया है और उनको हिदायत दी गई है कि जो भी लोग आवाज उठाएं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करो। आज इस मुद्दे के ऊपर अभी एक पहले वार्ता हुई है इन तीनों राज्यों में जिन लोगों ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए हैं। ये कल पेपर में था, मीडिया में था, कल प्रिंट मीडिया। वहां पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके उनको ये कहा कि 15 दिन के अंदर आप इसका स्पष्टीकरण दें जो आप चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ एफआईआर कराएगा। तो ये आवाज को दबाने का एक तरीका है इनका, और ये प्रजातंत्र राजतंत्र की खत्म करके राजतंत्र की स्थापना की तरफ बढ़ गया है ये देश। और 2024 में अगर ये दोबारा आए तो लोकतंत्र खत्म होगा और यहां पर राजतंत्र की स्थापना होगी। क्योंकि 28 मई को ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने वहां पर संगोल राजदंड की स्थापना करके इस देश को राजतंत्र की तरफ ढकेलने का शुरुआत कर दी है। जो आप कह रहे हैं, अभी जो आपने सवाल किया कि क्या संघी घुस गए हैं शिक्षा क्षेत्र में, देखिए ये जितनी भी 850 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी और प्राइवेट, सभी में आरएसएस के लोग वीसी हैं। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए हैं कभी आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरएसएस की शाखा लगती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग उस शाखा में जाते हैं। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? यह है स्थिति। सो जो भगवाकरण और आरएसएसीकरण जो हो रहा है शिक्षा का, जिसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है, इससे ज्यादा खतरनाक देश